गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कंडीशंस एंड वारंटीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने इम्प्लाइड कंडीशंस देख लिए थे। हमने देखा था कंडीशंस और वारंटीज़ एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती। इम्प्लाइड मीन्स जब कहीं लिखा नहीं है बट फिर भी कानून बोलता है कि ये कंडीशंस रहेगी, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़। अगर इम्प्लाइड कंडीशन है तो वो पूरा होना चाहिए, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। हमने देखा इम्प्लाइड कंडीशन कौन कौन सी होती है। तो पहली थी इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, दैट मीन्स ओनरशिप। दूसरी इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल बाय डिस्क्रिप्शन, गुड शेल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। इन सेल बाय सैम्पल, बल्क शेल करस्पॉन्ड विद द सैम्पल, सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। फिर इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। वैसे जनरल रूल ये है कि देर इज़ नो सच इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी फॉर पर्टिकुलर पर्पज ऑफ बायर। आप अगर कुछ गलत निर्णय लेते हैं तो वहाँ पे आप खुद जिम्मेदार हैं, आप इसके लिए सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बट एक्सेप्शनल केस में इम्प्लाइड कंडीशन आती है फॉर फिटनेस ऑफ द गुड्स या क्वालिटी, जिसमें हमने देखा था कि व्हेन द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पज फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, so as to show an intention that the buyer relies on seller's skills or judgment and the goods are of the description which it is in the course of the seller's business to supply, whether he is a manufacturer or not, then there is an implied condition that goods shall be reasonably fit for such purpose. डेंटिस्ट का एग्जाम्पल देखे थे, लॉरीज का एग्जाम्पल देखे थे, बल्ब का एग्जाम्पल देखे थे। बट साथ ही साथ एक और पॉइंट हमने देखा था कि सेल बाय पेटेंट और ट्रेड नेम जो है, इसमें ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगती। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम बता के चीज़ खरीदते हैं तो यू आर नॉट रिलाइंग ऑन द सेलर स्किल्स और जजमेंट, यू आर रिलाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रांड नेम। तो ये देखा था। फिर इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, गुड शुड बी सेलेबल, सेल करने लायक होना चाहिए। अगर मैं उन गुड्स को वो नाम से बेचने जाऊंगा तो बिकना चाहिए। अगर मैं कार बेच रहा हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ चलती नहीं है तो फिर वो मर्चेंटेबल नहीं कहलाएगी। फ्रिज है, ठंडा नहीं करता है तो मर्चेंटेबल नहीं है। तो ये जो है गुड्स उस पर्टिकुलर यूज़ के लिए प्रॉपरली फिट होना चाहिए फॉर विच दे आर जनरली यूज्ड। ये हमने समझा था। मोटर हॉर्न्स वाला एग्जांपल, टीवी वाला एग्जांपल देखा था। एंड इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस, खाने पीने की चीज़ों में ये होती है, जिसमें हमने फ्रॉस्ट वर्सेस एल्सबरी डेयरी कंपनी का केस देखा था। सो जो खाने पीने की चीज़ें, इट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये हमने समझा था। अगर इनमें से एक भी कंडीशन टूटती है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था सैम्पल वाला, इस बार के एग्ज़ाम में आया है, तो आपने पेपर अगर देखे होंगे तो इस बार के पेपर में आपको सैम्पल वाला क्वेश्चन दिखेगा। और वो जो मैं बताया था वो भी आने वाला है। कौन सा बताया था? कुछ तो भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आते रहते हैं क्वेश्चंस और मैं बोलता हूँ तो आते हैं। इस बार लगभग 40% क्वेश्चंस मेरे बताए गए आए हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी, तो मैं बोला था ये आएंगे और आइच, होता है कभी कभी ऐसा। हाँ हाँ, पास तो ही जाएंगे। तो और मैं बोलता हूँ 100% आएगा, तब आता ही छे वो। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कोई तो भी बताया था मैंने आपको। इम्प्लाइड कंडीशन नहीं, कुछ और बताया था मैंने। एक सेल बाय अप्रूवल भी आया है कल के पेपर में। हाँ ठीक है, हाँ वो थर्ड पार्टी फिक्स करेगी प्राइस, वो वाला बताया था मैंने। इस बार आने वाला है, जबकि वैसे वो ए कैटेगरी में नहीं आता, ये भी बोला था मैंने, बट इस बार आएगा। तो आया था इस बार। ठीक है, आता है। आपको भी बताऊंगा, फिक्र मत करो। तो आपका वक्त आने का है, तो अपना टाइम आएगा तब हम देखेंगे। अभी जिनका टाइम था उनको मैंने बताया था। आप ओडीआर देखोगे ना, ओडीआर में मैं बोलूँगा कई बार दिखेगा, अभी वाली ओडीआर जो ही कि देखो ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। और वो क्वेश्चन आप देखना पेपर में है। तो जो जो मैंने बोला था हर जगह नहीं बोलता हूँ, उन्हें तो बोल दिया ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो उसमें से तो आएगा, ऐसा नहीं होता। तो बहुत लिमिटेड चीज़ें ही ऐसा बोलता हूँ मैं आएगा, और वो आती है फिर। तो देखना आप ओडीआर देखो, पेपर कंपेयर करो तो आपको समझ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसी क्लिक हुई। एक डिसऑनर ऑफ चेक बोला था 138, वो आएगा, वो भी आया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी पढ़ने के अपन आगे पढ़ेंगे। खैर चलो वापस आते हैं। अब इम्प्लाइड वारंटी हम पढ़ते हैं। इम्प्लाइड वारंटी का क्या मतलब है? वारंटी मीन्स जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे बट वी कैन क्लेम डैमेजेस।
हम गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते। अगर इम्प्लाइड कंडीशन टूटती थी तो हम कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, गुड्स भी वापस कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लाइड वारंटी टूटती है तो हम यहाँ गुड्स वापस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी इम्प्लाइड वारंटी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताई गई है? सो वही दिया हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, अगर इसके विपरीत कुछ एग्री न किया जाए तो द फॉलोइंग वारंटीज आर इम्प्लाइड इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कुछ इम्प्लाइड वारंटीज रहती हैं। पहला, द बायर मस्ट गेट द क्वाइट पोजीशन, पोजीशन इजीली मिल जाना चाहिए उसको। क्वाइट पोजीशन में शांति प्रिय तरीके से, बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना कोई प्रॉब्लम के उसको इजीली पोजीशन मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक सेक्शन तो दिया ही है और एक्चुअल केस भी दिया है, ये केस के हिसाब से आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं नाम यहीं से उठा रहा हूँ, एक्स वाई और जेड। एक्स है, वाई है, जेड है। सो इसमें क्या हुआ था, एक्स था, मिस्टर एक्स, इसने गुड्स किराए से दिया था, हायर पे दिया था फॉर 1 मंथ टू मिस्टर वाई, और इससे प्रॉपर हायर चार्जेस वो रिकवर कर रहा था। अब यहाँ पे वाई को अधिकार है गुड्स का पोजीशन रख सकता है, गुड्स रखे हुए हैं वाई के पास। गुड्स थे, कार दिया था उसने, एक पर्टिकुलर कार वाई को दिया था किराए से। ओनरशिप है एक्स की, तो यहाँ पे वाई को एक राइट है, पोजीशन है, वाई को राइट है, राइट टू यूज द गुड्स। उसको ये अधिकार है कि वो गुड्स को यूज कर सकता है 1 मंथ तक के, क्योंकि उसको हायर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये दिया गया है। अब क्या हुआ, एक्स को यहाँ पे गुड्स को बेचने का राइट होता है क्योंकि वो ओनर है, बट फिर भी क्योंकि वाई का इसमें अधिकार है तो उसने अभी बेचना नहीं चाहिए, या अगर बेचेगा तो ही शुड इन्फॉर्म। तो एक्स अगर इसको जेड को बेचने जा रहा है तो एक्स की क्या जिम्मेदारी थी, ही शुड इन्फॉर्म जेड, तो यहाँ पे वो सेल कर देता है। सेम कार जो हायर पे दी गई है वो इसने सेल कर दिया और इससे पैसा ले लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि एक्स ने जब वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसने फिर ये बेचना नहीं चाहिए, और अगर बेचेगा तो पहले बताना चाहिए कि भैया मैं बेच रहा हूं लेकिन 1 महीने तक वाई को इसका राइट है, उसके बाद आपको गुड्स मिलेंगे। बट जेड को कुछ बताया नहीं गया, जेड वॉज नॉट अवेयर अबाउट हायर। हायर के बारे में कुछ बताया नहीं गया उसको। कल चलकर जेड क्योंकि अब ओनर बन चुका है, जेड को अगेन राइट मिलेगा, जेड कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम वाई, वो वाई के पास जाके गुड्स लेके आता है। लेकिन अब गुड्स इसको आसानी से तो मिलेंगे नहीं, कुछ लीगल एक्शन वगैरह भी करना पड़ेगा, कुछ पुलिस केस करना पड़ेगा कि भाई मेरे गुड्स मुझे वापस दिला के दो। डायरेक्टली जाएंगे तो ऐसे इजीली नहीं मिलते। तो यहाँ जेड को जो भी खर्चा होगा इस गुड्स को रिकवर करने का, तो जेड कैन क्लेम इट फ्रॉम एक्स, यहाँ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता, जेड इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड है, लेकिन डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार है। दैट मीन्स यहाँ पे ये इम्प्लाइड वारंटी कहलाएगी, क्योंकि वारंटी में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकते बट यू कैन क्लेम डैमेजेस। साथ में यहाँ वाई के साथ भी तो गलत हो रहा है, सो वाई कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस, वाई को भी अधिकार है, ये भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्स के द्वारा। तो एक्स विल बी लाइबल टू कॉम्पेंसेट वाई एज वेल एज जेड, ठीक है, क्योंकि पोजीशन ऑफ बोथ द पार्टीज आर डिस्टर्ब। सो इसका भी पोजीशन चला गया, जबकि उसको 1 महीने तक गुड्स मिलना चाहिए था। ये ओनर है, इसको गुड्स लेने का अधिकार है क्योंकि राइट एंड रेम मिलेगा इसको, तो ही कैन क्लेम गुड्स फ्रॉम एनी पर्सन, बट जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चा फिर ये क्लेम कर पाएगा, ठीक है। सो ये राइट जो है, ये राइट हम बोलेंगे कि डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार है। दैट मीन्स यहाँ पे वारंटी टूटी है ऐसा मानेंगे, तो राइट इज टू क्लेम डैमेजेस ओनली एंड नॉट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर रिसेंड करने का अधिकार होता है तो हम बोलते हैं कंडीशन टूटी है, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं टूटी, हम इसको इम्प्लाइड वारंटी में रखते हैं। क्वाइट पोजीशन मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो इसीलिए हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सो बायर शैल है, अपने केस में बायर कौन है, तो जेड इज द बायर,
shall have and enjoy the quiet possession of the goods, और यहाँ दोनों जन damages claim कर पाएंगे. For example, X has given his car on hire for a period of 1 month to Y. Thereafter X sold it to Z. अब बेच दिया उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन without disclosing to him that Y was entitled to use the car on account of hire agreement. He should have informed कि भैया Y को अधिकार है 1 महीने तक गुड्स यूज करने का. अगर इन्फॉर्म करके बेचेगा तो कुछ गलत नहीं है, बट विदाउट इन्फॉर्मिंग बेच दिया. नाउ Z claims the car from Y. Y's possession is disturbed. In fact, Z का भी पोजीशन इजीली नहीं मिला उसको, तो he can claim damages. तो यहाँ Y का तो दिया है, ये भी लिख लो. Z can also claim damages. ठीक है, किससे? डैमेजेस फ्रॉम, दोनों जन एक्स से ही क्लेम करेंगे क्योंकि वो एक्स है. नहीं, वैसे एक्स नहीं है. ठीक है, तो ये पहली इम्प्लाइड वारंटी है. तो वारंटी मीन्स जहाँ पे यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बट यू कैन सर्टनली क्लेम डैमेजेस. ठीक है, तो ऐसा है. अगला है गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस. एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है किसी और व्यक्ति का अधिकार. चार्ज बोलते हैं, जैसे लोन लेते हैं हम तो बैंक उस पर चार्ज क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज एनकम्ब्रेंस. तो चार्ज भी बोलते हैं इसको, या इंटरेस्ट भी बोलते हैं. इंटरेस्ट इन्हें वो इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वो नहीं. इंटरेस्ट मीन्स कुछ अधिकार, कुछ हक, उसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे. जैसे मुझे कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट है मीन्स उसमें कुछ अधिकार है, कुछ मेरा राइट है. तो ऐसा है. तो देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी. इसमें भी एक्चुअल केस है, आपको केस दिया नहीं है, मैं आपको समझा के बता देता हूँ. ये सब केसेस भी हुए हैं इनमें, और इनमें सेक्शंस भी दिखेंगे आपको. सेक्शन 14 में आ रही है पूरी इम्प्लाइड वारंटीज. समझो मिस्टर पी है, ये एक बैंक जाते हैं और बैंक से लोन लेके आते हैं, कार लोन. कार लोन जैसे ही लिया तो ये कार खरीद के लाएंगे. एक कार लिया इसने फ्रॉम अ डीलर, और ये बैंक लोन का जो पैसा है ये इसको पे कर दिया. जैसे ये कार खरीदा, कार पे ऑटोमेटिकली चार्ज रहेगा, चार्ज ऑफ बैंक. बैंक का इस पे राइट है, तो ये चार्ज कहलाता है, या इसको एनकम्ब्रेंस बोलते हैं हम. एनकम्ब्रेंस मीन्स किसी का अधिकार. तो यहाँ पे बैंक का अधिकार है कि भाई जब तक तुम लोन नहीं रीपे करते तो हम कार बेचने का राइट रखते हैं. तो हम कार को कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे एंड बेच देंगे. तो ये राइट है बैंक का. इसने क्या किया, अगेन जैसा ऊपर हुआ था वैसे यहाँ पे भी पी ने इसको सेल कर दिया टू मिस्टर क्यू. And without disclosing that there is a charge by bank, Q is not aware about bank loan या bank's charge. बैंक को राइट होता है. अब क्योंकि ओनर कौन है, तो क्यू है, तो बैंक हैज अ राइट टू क्लेम दी लोन अमाउंट फ्रॉम क्यू. समझो जो भी बचा हुआ लोन है, 20,000 पेंडिंग रहा होगा मान लो, तो 20,000 रुपये यहाँ पे कर दिया क्यू ने टू बैंक, और उसको पे करना पड़ेगा. यहाँ पे क्यू का नुकसान हो गया, तो क्यू क्या कर सकता है, क्यू कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम पी. पी से वो क्लेम कर सकता है, यहाँ पे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं. डैमेजेस यानी क्या होंगे, तो यही जो 20,000 रुपये उसने पे किया है ये रिकवर किया जा सकता है फ्रॉम पी. तो ये राइट रहेगा क्यू को. अगेन दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड ऑन दिस ग्राउंड कि तुमने चार्ज के बारे में बताया नहीं, क्योंकि ओनरशिप किसकी है, तो ओनरशिप पी की ही है. तो जब ओनर पी है तो ही कैन सेल द गुड्स, क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ टाइटल ये ब्रीच नहीं हो रही, टाइटल तो पी का ही है. लेकिन फिर भी क्यू को एक तकलीफ हो रही है कि उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा. अगर यही बता के करते ना तो कोई ब्रीच ऑफ वारंटी नहीं होती. अगर वो इन्फॉर्म कर देगा पी क्यू को कि भाई देखो 20,000 का लोन पेंडिंग है,
तो जाहिर सी बात है फिर जब वो पैसा पे करेगा तो उतना कम करके ही देगा। तो 20,000 क्योंकि उसको पे करना पड़ेगा। ऐसा होता भी है, कई बार बता के बेचा जाता है। जैसे समझो एक व्यक्ति है, उसकी डेथ हो गई, तो उसके घर वाले उसकी कार बेच रहे हैं, उस पर लोन था, तो बता देते हैं कि भैया इस पे लोन है इसीलिए हम बेच रहे हैं, तो उससे फिर वो लोन रीपे कर देते हैं। तो जो भी पैसा आता है उससे, या फिर या तो इनको पैसा मिलेगा और लोन रीपे कर देंगे, या फिर ये जाके फिर बैंक से लोन टेक ओवर कर लेगा और बैंक फिर इससे वसूल करता है। ठीक है। अगर बता के खरीदोगे ना तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, बता के अगर खरीदी बिक्री की जा रही है तो देर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन बिना बताए, इफ ही इज नॉट अवेयर, तो यहाँ क्यू हैज अ राइट टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम पी। यहाँ पे भी इम्प्लाइड वारंटी टूटी है, इसीलिए क्यू कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इन बोथ द केसेस। यहाँ पे भी कैंसल करने का अधिकार नहीं है जेड के पास, और यहाँ पे भी क्यू के पास कैंसिल करने का राइट नहीं है। यहाँ पे दोनों केसेस में डैमेजेस ही क्लेम किए जा सकते हैं। तो वही दिया हुआ है। So there is an implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of a third party not declared or known to the buyer. So जो नहीं बताया गया है, तो ऐसा कोई charge before or at the time when the contract is made. The effect of this clause is that if the buyer pays off the charge charge or होना चाहिए, off लिखा है, or encumbrance, he will be entitled to recover it from the seller. और होना चाहिए। सो चार्ज या एनकम्बरेंस अगर पे करता है बायर, देन ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी फ्रॉम द सेलर। जितना भी लोन उसने रीपे किया है, ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द सेलर। तो ऐसा है, ये भी इम्प्लाइड वारंटी है। एक और इम्प्लाइड वारंटी होती है जो कि अगेन यूसेज ऑफ ट्रेड या क्वालिटी से रिलेटेड होती है। ये बहुत कम केसेस में होती है, बट होती है कुछ केसेस में, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स के केस में। जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो वो रीजनेबली फिट होना चाहिए। जैसे समझो मुझे अगर 40 नंबर की शर्ट आती है, तो मैं अगर दुकान जाके एक 40 नंबर की शर्ट खरीद के आता हूँ तो इट शुड बी रीजनेबली फिट, प्रॉपर फिट होना चाहिए मुझे। एकदम परफेक्ट फिट आएगी ये तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स है, लेकिन एक रीजनेबल फिटनेस आना चाहिए। अगर रीजनेबल फिटनेस नहीं आ रही है, समझो थोड़ा कम ज़्यादा है, तो मैं उसको ऑल्टर करवा के ले सकता हूँ, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता इस बेसिस पे। इसलिए आप देखना, कभी भी आप अगर कोई कपड़े खरीद के लाते हैं तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं देते हैं। तो उन लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे आप एक्सचेंज कर लो। तो वैसे तो एक्सचेंज का भी राइट नहीं होता, बट फिर भी वो करने देते हैं उतना, क्योंकि वहाँ पे जो नहीं तो ऑल्टर करके देना पड़ेगा उनको, क्योंकि इम्प्लाइड वारंटी टूटी है। वारंटी टूटी है दैट मीन्स ऑल्टर करना और उसके जो डैमेजेस है वो देना पड़ेगा, बट हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द गुड्स वो कई बार एक्सचेंज कर देते हैं। तो आपको सेम प्रकार का प्रोडक्ट आपको थोड़ा दूसरा साइज, बड़ा साइज वगैरह में दे देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार नहीं होता। यहाँ पे आप उसको जो भी फिटिंग कराने का खर्चा है वो जरूर ले सकते हैं। सो अ वारंटी एज टू फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज में बी अनेक्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। जैसे कि रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन बाय यूसेज ऑफ ट्रेड दैट द गारमेंट शैल बी रीजनेबली फिट ऑन द बायर। एंड एक और इम्प्लाइड वारंटी होती है कुछ केसेस में, ये भी हमेशा नहीं होती, कुछ ऐसे केसेस में जो डेंजरस नेचर के गुड्स होते हैं उनमें लिखा होता है, और ये भी कंपलसरी है। अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर यहाँ एग्जेम्पलरी डैमेजेस देने पड़ सकते हैं। जैसे अगर आप कोई ज्वलनशील पदार्थ खरीदते हैं, इनफ्लेमेबल गुड्स, तो उसमें लिखा होता है, उसमें साइन वगैरह बना होगा फ्लेमेबल है। जैसे समझो आपने डिओड्रेंट खरीदा, तो डिओड्रेंट में आप देखना उसमें लिखा होता है कि फ्लेमेबल है, इसको आग में मत फेंको। और इवन उसमें लिखा होता है खाली होने के बाद भी आग में मत फेंको, क्योंकि उसमें जो गैस रहती है उससे वो भक्क से फूट सकता है। तो होता है कभी कभी। तो आपने देखे भी होंगे ना, ये जितने भी ऐसी चीज़ें होती ज्वलनशील होती हैं, कभी घर पे आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, यार लिखा है आग में नहीं डालो, क्या होता है देखते हैं। जाके अपन ने वो दिया जल रहा है उस पर किए भक, तो भक्क से आती है आग अपने तरफ। तो ऐसे काढ़िया करते हैं, करना नहीं चाहिए, ये सब अच्छी होता है। कुछ बच्चे होते हैं काढ़ियाल, मैं भी काढ़ियाल था, तो पता है ऐसी सब चीज़ें किए होंगे, कुछ बच्चों ने किए होंगे। तो फिर एकदम फिर उसके बाद डिसाइड कर लिया अब कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम डर जाते हैं ना, भक्क से आती है आग अपने तरफ। तो उसमें लिखा होता है, जबकि तो लिखा है नहीं करना तो अपन और करते हैं, तो अपन काढ़ियाल है। सो ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा है और इफ द बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, तो उसको अगर कोई इंजरी हो जाएगी तो उसमें भरपाई करने की जिम्मेदारी होगी कंपनी की। तो इसीलिए देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी।
तो ऐसा जैसे कॉफ़ी वाला भी केस था, वो भी एक्चुअली इसमें आप फिट कर सकते हो। जो कॉफ़ी मैकडोनल्ड्स का एक केस था, पैर जल गए थे आंटी के, बताया था ना, तो वो वाला केस इसी में है कि डेंजरसली हॉट थी वो। तो कॉफ़ी की बात हो रही, सो डेंजरसली हॉट उसमें उसमें केस ऐसे ही हुआ था। केस में वही लिखा हुआ था, वही उन्होंने बोला था कि द कॉफ़ी वॉज डेंजरसली हॉट, जितनी होना चाहिए उससे ज़्यादा उसको गर्म हालत में सर्व किया गया था। और इसीलिए अब उसमें मैकडोनल्ड्स अपने यहाँ तो नहीं, लेकिन यूएस में उसमें वो डिग्री भी लिखते हैं कि इतने डिग्री से इतने डिग्री तक की हॉट रहेगी, तो उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब वो सर्व करते हैं उस टाइम उसका उतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, तो रहता है उसमें। अपने यहाँ पे उतना नहीं फर्क पड़ता, तो अपने यहाँ सिर्फ लिखा होता है कि ध्यान से रखो क्योंकि हॉट है, तो उसमें लिखा रहेगा ऐसा। तो जितने भी हॉट कॉफ़ी उसमें ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, उसके कैन वगैरह में। बाकी नहीं तो उनके मेन्यू कार्ड वगैरह में लिखा रहेगा, या उन लोग कहीं ना कहीं नोटिस लगा के रखेंगे। तो ये क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है हादसा, इसलिए बाकी लोग बच के रहते हैं फिर। तो बहुत बार ऐसे होते हैं कुछ कुछ हादसे। तो ये जो है डेंजरस नेचर के कारण हुआ। जैसे फटाके हैं उसमें लिखा रहेगा कि फ्लेमेबल है, ध्यान से रखो, तो उसमें फायर क्रैकर्स में लिखा रहेगा। तो ये सब चीज़ों में रहता है। और टॉयज़ में लिखा होता है, टॉयज़ अगर छोटे बच्चों के हैं तो उसमें लिखा रहेगा कि इसमें शार्प एजेस हैं, तो बच्चों को खेलने ना दें। बच्चों को दें लेकिन पेरेंट्स की निगरानी में दें, ऐसा लिखा होता है उसमें। नॉट बिलो 3 इयर्स, तो स्ट्रिक्ट वार्निंग लिखी होती है उसमें। तो कोई ऐसे जिससे चोकिंग वगैरह हो सकती है, खा लिए, छोटे स्मॉल पार्ट्स है, गले में फंस गए, तो उसमें लिखा होता है ये चीज़ें। तो ये लिखना कंपलसरी है। अगर नहीं लिखेंगे और कोई ऐसी घटना हो जाएगी तो इन लोग बहुत ज़्यादा डैमेजेस पे करने को जिम्मेदार रहेंगे। तो इसीलिए ये एक और डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर की एक जिम्मेदारी होती है, जो कि अगेन कानून से नहीं आती, ये केस लॉस पे आती है। बहुत सारे केसेस हुए जिसमें बोला गया कि आपने नहीं बताया इसीलिए आपको डैमेजेस पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो दिया हुआ है। इसीलिए देखो यहाँ भी कोई सेक्शन नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि सेक्शन से आए ही नहीं है, ये केस लॉस के थ्रू आए हैं। So when the goods are dangerous in nature and the buyer is ignorant of the danger, the seller must warn the buyer of the probable danger. If there is a breach of this warranty, seller may be liable in damages. And वो भी बहुत ज़्यादा damages हो सकते हैं, exemplary damages हो सकते हैं। जैसे in case of deodorants, it is mentioned on the pack that it is inflammable. नोट दिया है, उठा लो। नहीं, उठाने वाला नहीं है। तो नोट क्या बोलता है? दो नोट है, एक तो एक्सप्रेस टर्म्स। आपने एक्सप्रेस टर्म्स लगा दिए, दैट डज नॉट मीन कि इम्प्लाइड टर्म्स खत्म हो गई। जैसे समझो आपने एक पर्टिकुलर गुड्स खरीदे बाय डिस्क्रिप्शन, केक खरीदा आपने, ऐसा ऐसा हार्ट शेप का होना चाहिए बोला था आपने। अब आपने बोला कि हार्ट शेप का चाहिए, कल चलकर जब लेके आते हैं तो खाने लायक नहीं है, तो यहाँ पे सेलर नहीं बोल सकता आपने तो बोला ही नहीं खाने लायक चाहिए, तो वो इम्प्लाइड है। ऐसा नहीं कि आपने एक्सप्रेस एक कंडीशन लगाई दैट मीन्स एक इम्प्लाइड कंडीशन हट गई, ऐसा नहीं होता। जो एक्सप्रेस कंडीशन और इम्प्लाइड कंडीशन साथ साथ में अप्लाई होती है, सिंपल सा पॉइंट बताया हुआ है। सो एन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेट, वो हटाती नहीं, नेगेट नहीं करती वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड बाय द एक्ट। तो आपने एक्सप्रेस कंडीशन लगा लिया, दैट डज नॉट मीन कि इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन हट गई। दिस मीन्स दैट इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन में को एग्जिस्ट विद द एक्सप्रेस टर्म्स, एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन। एक एक्चुअल केस हुआ था बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस अगा मोहम्मद का। इसमें ये दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ था, एक रेलवे कंपनी थी, रेलवे कंपनी का उनको खरीदना था कुछ स्लीपर्स। स्लीपर्स मीन्स पहनने वाली नहीं, चप्पल नहीं, वो जो रेलवे है, रेलवे के स्लीपर कोच होते हैं, तो वो जो स्लीपर होते हैं वो खरीदना था उनको। अब उसके लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। उसकी एक कंडीशन थी कि ये स्लीपर्स हम रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारा जो अधिकारी है, एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स अगर इसको अप्रूव नहीं करते हैं, वो बोलते हैं नहीं ये अपने काम नहीं आएगी, तो हम वापस कर देंगे। कंडीशन थी इसमें। अब जब उन्होंने खरीदा, एक्सपर्ट्स ने अप्रूव कर दिया, बट जब यूज किए तब पता लगा इट वाज अनमर्चेंटेबल। सो एक दो यूज में ही वो पूरे खराब हो गए, ऐसे पचक गए एकदम। तो उसमें फोम प्रॉपर नहीं था और एकदम वो दुबले पतले हो गए, एकदम सिकुड़ गए। अब यहाँ पे हाँ होता है ऐसा, तो अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो सेलर था वो बोल रहा था भाई तुमने तो, एक्सपर्ट्स ने तो अप्रूव कर दिया, तो फिर यहाँ पे अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। कोर्ट ने बोला कि भले एक्सपर्ट्स ने अप्रूव किया, ये कंडीशन थी, दैट डज नॉट मीन कि मर्चेंटेबलनेस वाली कंडीशन हट जाएगी। सो यहाँ पे गुड्स लेटेंट डिफेक्ट है,
अगर गुड्स में लेटेंट डिफेक्ट है तो इवन देन द कंपनी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। भले एक्सपर्ट ने हाँ बोल दिया था बट फिर भी अभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है बिकॉज द गुड्स आर अनमर्चेंटेबल। तो सिर्फ एक्सपर्ट ने अप्रूव कर दिया दैट डज नॉट मीन कि मर्चेंटेबिलिटी वाली कंडीशन हट गई। सो एक्सप्रेस कंडीशन से इम्प्लाइड कंडीशन हटती नहीं। तो ये एक्चुअल केस दिया आपको, व्हेन स्लीपर्स सप्लाइड टू रेलवे कंपनी वर रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय इट्स एक्सपर्ट्स, इट वाज हेल्ड, कोर्ट ने बोला दैट इट डिड नॉट एक्सक्लूड द implied condition of merchantableness even after approval of experts। तो ये एक्चुअल केस आपको दिया हुआ है। तो स्लीपर्स मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं थी और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है इवन इफ इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एक्सपर्ट्स। एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इम्प्लाइड टर्म्स को हटा जरूर सकते हो, अपने आप नहीं हटेगी वो कि आपने एक्सप्रेस टर्म रख दिया तो इम्प्लाइड हट गई, ऐसा नहीं होगा। सो इट विल नॉट नेगेट द इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन, बट आप अगर चाहो तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे होलसमनेस की एक कंडीशन है लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, अब आप चाहते हैं कि बासी केक लेके आएंगे उसके चेहरे पे चिपकाएंगे, तो आप बोल सकते हो दुकान वाले को कि भैया हमको खाने के लिए नहीं चाहिए, एकदम खराब क्वालिटी का स्टेल वाला केक देना, ऊपर ये ऐसा ऐसा बनाना। तो आपने अगर स्पेसिफिकली बोला है हमको खाने को नहीं चाहिए तो फिर वो कंडीशन हट जाएगी। तो आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है, अपने आप नहीं हटेगी, लेकिन आपने बोल दिया कि नहीं हमको खाने लायक नहीं चाहिए तो सिर्फ चेहरे पे चिपकाना है उसके, और जानबूझ के बदबूदार होना। तो होते हैं कोई कोई अच्छे दोस्त होते हैं तो ऐसे केक लेके आते हैं, तो बर्थडे बॉम्ब्स देते हैं, फिर झगड़े भी हो जाते हैं। अब कई बार होता है ना ऐसे, आप समझो नीरज सर को आप बर्थडे बॉम्ब्स दोगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी, तो इसलिए नहीं देना। बीच में केस हुआ था एक, पता होगा आपको, ऐसे कोई नीरज सर का नहीं हुआ था तो ऐसा एक केस हुआ था जिसमें एक किसी का बर्थडे था, उसको धाड़ धाड़ पीटे, यानी वही बर्थडे बम्स दे रहे थे और उसको कुछ इंजरी हो गई थी, तो पेपर वेपर में रिपोर्ट हुआ था वो। तो ऐसी चीज़ें करना ही नहीं चाहिए। तो खैर, तो हाँ केक लेके आओ सड़ा हुआ, वो चलता है। तो दीज इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज में बी एक्सक्लूडेड, आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर चाहें तो, और मॉडिफाइड बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बोल के स्पेसिफिकली या लिख के, और बाय डीलिंग्स, कोर्स ऑफ डीलिंग्स एंड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, बट अपने आप ये हटेगी ऐसा नहीं होगा। सो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी ये को एग्जिस्ट करती है विद द एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी, बट इट मे बी एक्सक्लूडेड, आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। सो ये इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशंस खत्म होती हैं। आपके एग्जाम में इम्प्लाइड कंडीशन सेक्शन 16 वाली अप्लाई होने वाली, ये वाली आएगी आपको, तो ये वाली ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आने वाला है आपको, ठीक है, लिख लेना। अब आपका जनरल रूल क्या था, वापस वहीं पे आते हैं हम। जनरल रूल था यही जो सेक्शन 16 में लिखा हुआ है। आपको देखो, या तो सेक्शन 16 इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, या फिर आपको सीधा बोला जा सकता है एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर या बायर बिवेयर। तो आपको लिखना वही है, दोनों में वही लिखा है, द जनरल रूल इज दैट देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज ऑफ द बायर। दैट मीन्स इफ द बायर मेक्स अ बैड चॉइस देन ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर, अगर वो गलत निर्णय लेता है तो सेलर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। सो बायर इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू चेक द गुड्स वेदर इट विल कंफर्म टू हिज रिक्वायरमेंट्स और नॉट। दिस इज द जनरल रूल। तो जनरल रूल यह है कि अगर मैं जाके बल्ब खरीद के ला रहा हूँ बता के कि भाई 10 वॉट का बल्ब दे दो, तो यहाँ पे सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसको थोड़ी पता है मुझे क्यों उस गुड्स को लेके जाना है, उसको थोड़ी पता है मुझे वो बल्ब कहाँ लगाना है, हो सकता है पैसेज में लगाना हो तो उसको थोड़ी पता लगेगा। इसीलिए इफ आई मेक अ चॉइस निग्लिजेंटली देन आई कैन नॉट ब्लेम द सेलर। मैं जाता हूँ दुकान में कपड़े खरीदने, मैं बेबी पिंक कलर की स्लीवलेस टी शर्ट खरीद के लेके आता हूँ, अब उसको थोड़ी पता है शर्मा जी नहीं पहनते होंगे, तो मैंने खरीद के ला लिया, बाद में बोलता हूँ ये क्या दे दिए फालतू की, कोई पहनता है क्या ऐसे कपड़े। अब यहाँ मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता, वो तो नॉर्मल गुड्स बेच रहा था, मैंने सिलेक्ट किया, वो मुझे लगा अच्छा लगेगा तो सोचा खरीद लेता हूँ। होता है ना कई बार हम ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं जो हम कभी पहनते ही नहीं, अलमारी में पड़े हैं वो,
बाद में फेंकने में चले जाते, कुछ टाइम बाद अपन वो दे देते हैं किसी को, लेकिन पहनते नहीं अपन। तो होता है कई बार, एक आध बार भी नहीं पहने, ऐसे भी होते हैं कुछ कुछ कपड़े तो। सो ऐसे जो कपड़े होते हैं ये, इसके लिए आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, भाई तुमने क्या कैसे कपड़े बेच दिए, हम तो पहनते ही नहीं ऐसे कपड़े। अब उनको थोड़ी पता है वो। आप जब खुद निग्लिजेंटली कोई चॉइस कर रहे हैं, आप जब गुड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपको वो पसंद आएंगे नहीं आएंगे, आपके काम के हैं या नहीं है। अगर आप कोई गलत निर्णय ले लेते हैं तो फिर आप उसको सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही जनरल रूल है आपका, इसी को हम बोलते हैं आगे चल के डॉक्ट्रिन ऑफ बायर बिवेयर या कैवेट एम्प्टर। सो कैवेट एम्प्टर मीन्स बायर्स बिवेयर। एक और डॉक्ट्रिन होती है जो आपको है ही नहीं, कैवेट वेंडिटर होती है, दैट मीन्स सेलर्स बिवेयर। तो वो एक अलग डॉक्ट्रिन है, वो आपको नहीं है कोर्स में। ट्वेल्थ में पढ़ाते हैं किसी किसी को, ट्वेल्थ में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सीबीएसई वालों को है, तो उसमें आखिर में एक चैप्टर रहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर और साथ में 2 लाइन कैवेट वेंडिटर की लिखी हुई है वहाँ पे। सो बाकी वो आपके कोर्स में नहीं है। सो कैवेट एम्प्टर पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो कैवेट एम्प्टर यानी कुछ नया नहीं है, वही जो सेक्शन 16 में लिखा है जनरल रूल, दैट इज कैवेट एम्प्टर। So caveat emptor is the Latin expression which means buyers beware. The doctrine of caveat emptor means that ordinarily the buyer must buy goods after satisfying himself of the quality and fitness. तो ये ग्राहक ने सावधान रहना चाहिए, ये जागो ग्राहक जागो वाला रूल है कि जब ग्राहक खरीद रहा है तो सतर्क होके ध्यान से उसने चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहिए। तो टीवी में देखते हैं ना अपन, जागो ग्राहक जागो का रूल आता है, DD1 पे आता है, अपन देखते नहीं जनरली, नेशनल टेलीविजन पे आपको दिखेगा ये। तो DD1 है ना नेशनल, पहले एक ज़माने में बहुत चलता था, तो उनमें अभी भी दिखता है, कभी कभी बीच बीच में कोई कोई ऐड आते हैं, बहुत कम आते हैं आजकल तो, लेकिन आते हैं। बीच में वो एक आया था, वो हार्दिक पांड्या होता है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता है, बाकी के लोग होते हैं वो देखते हैं, अरे 9% का ब्याज, 10% ऐसा कुछ, तो भी फिर वो बताते हैं अरे ये सब झूठ बोलने को फंसाने के लिए होता है, ऐसा कोई ऐड आता था बीच में। तो ये सब जो है ये ग्राहकों को सावधान रहना चाहिए उसके लिए, वो तो खैर बैंक वगैरह से रिलेटेड था, बट ऐसे जागो ग्राहक जागो वाला भी आता है। एक वो आता था DD1 पे, एक बाबा जी होते हैं, वो बाबा जी बोलते हैं अरे मेरे को लॉटरी लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर उनका बेटा बोलता है कि नहीं ये सब फ्रॉड होता है, ऐसे सब सावधान रहे सतर्क रहे उसके लिए आता है। तो वैसे ही यहाँ पे बायर बिवेयर के ऊपर भी ऐड आते थे पहले बहुत सारे, कि आप जब कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपने सही निर्णय लेना चाहिए। तो इसके सरकार भी इसको बहुत प्रोत्साहित करती है कि आप खुद जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए आप ध्यान से सावधानी पूर्वक चीज़ों का चयन करें। सो इफ ही मेक्स अ बैड चॉइस, अगर वो कोई गलत निर्णय लेता है, ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर और रिकवर डैमेजेस फॉर फ्रॉम हिम। दिस डॉक्ट्रिन इज स्टेटेड इन द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ सेक्शन 16। Subject to the provisions of this act or of any other law for the time being in force, there is no implied condition or warranty as to quality or fitness for any particular purpose of the goods supplied under a contract of sale. So general rule ये है, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness. तो वो आपके काम आएंगे नहीं आएंगे गुड्स, ये आपको पता होना चाहिए, सेलर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। It is the buyer's duty to examine the goods thoroughly. बायर ने thoroughly एग्जामिन कर लेना चाहिए। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बायर इन एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। तो ये 3 ड्यूटीज आपको बताइए। सो इट इज द बायर्स ड्यूटी टू एग्जामिन द गुड्स थॉरोली, जो भी गुड्स खरीद रहा है प्रॉपरली देखे समझे और खरीदे। The buyer should ensure at the time of purchase that the goods conform to his requirement. जो उसको चाहिए वो goods उसके काम आएंगे, ये उसकी जिम्मेदारी है। If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller responsible. Defective का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि खराब, defective का मतलब है which is not usable by buyer, not useful for buyer, उसको हम defect बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे बल्ब के केस में मैं बल्ब लेके आता हूँ लगाता हूँ, फिर मेरे को लग रहा है अरे ये तो अपने काम का ही नहीं है, मैं जाके उधर सेलर को चिल्लाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा कोई अधिकार नहीं बनता, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो इसको हम डिफेक्ट बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारे काम के नहीं निकल रहे हैं, सो इसको डिफेक्ट बोल रहे हैं। हाँ, अगर वो चालू ही नहीं होगा तो फिर मैं जरूर वापस कर सकता हूँ। तो यहाँ वैसे डिफेक्ट की बात नहीं हो रही कि चालू ही नहीं हो रहा, अगर चालू ही नहीं होगा तो मैं जरूर वापस कर सकता हूँ। ठीक है, so if the goods turn out to be not useful by the buyer, then
ही कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल। ये एक सेम एग्जांपल हमने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वैसा का वैसा यहाँ दिया है। ए सोल्ड सर्टन पिग्स टू बी, द पिग्स वर इन्फेक्टेड, उनको फीवर था, टाइफॉइड, एंड उसके कारण जो बायर के पास हेल्दी पिग्स थे वो भी टाइफॉइड से ग्रस्त हो गए। फिर भी कोर्ट ने बोला इट वॉज हेल्ड दैट सेलर वॉज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज दैट द पिग्स वर अनहेल्दी, द रूल ऑफ लॉ बीइंग कैवेट एम्प्टर। ठीक है, तो ऐसा सेम एग्जांपल हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जहां हमने पढ़ा था कि कुछ चीज नहीं बताना ये फ्रॉड नहीं होता, लेकिन कुछ चीज छुपाना फ्रॉड होता है। तो यहाँ पे भी सेम रूल लगता है, अगर वो सिंपली इन्फॉर्म नहीं कर रहा है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे बायर ने सावधान रहना चाहिए। तो मैंने वहां पे भी बताया था, हम बायर बिवेयर का रूल आगे पढ़ेंगे। सो बायर बिवेयर में यही बताया कि बायर जब खरीद रहा है तो उसने चेक कर लेना चाहिए कि भाई गुड्स जो है वो प्रॉपर है नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। एंड सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज। ए परचेसेस अ हॉर्स फ्रॉम बी, अब ए ने हॉर्स खरीदा, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया क्यों चाहिए कैसे चाहिए, कुछ भी नहीं बोला। उसके मन में था ए नीडेड द हॉर्स फॉर राइडिंग, बट उसने ये बताया नहीं, ही डिड नॉट मेंशन द फैक्ट टू बी। अब जब हॉर्स खरीद के लाए तो पता लगा द हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग बट इज सुटेबल ओनली फॉर बीइंग ड्रिवन इन अ कैरेज। तो उसको राइडिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैरेज में लगाया जा सकता है। तो उससे जैसे कुछ सामान वगैरह खिंचवाना है तो टांगे पे लगा दिए, ऐसे टाइप का यूज किया जा सकता है, बट राइडिंग के लिए नहीं है वो। कैवेट एम्प्टर रूल अप्लाइज हियर एंड ए कैन नाइदर रिजेक्ट द हॉर्स नॉर क्लेम कॉम्पेंसेशन। अगर वो बता के करता ना तो फिर बात और होती, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, सो यहाँ पे कैवेट एम्प्टर वाला रूल लगता है, एंड ए कैन नॉट होल्ड बी रिस्पॉन्सिबल कि तुमने गलत घोड़ा मुझे बेच दिया, सो वो ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन अब इसके एक्सेप्शंस हैं, दैट मीन्स कब कब सेलर जिम्मेदार होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर किसको प्रोटेक्ट कर रही है, सेलर को प्रोटेक्ट कर रही है। ऊपर मैंने आपको बताया था, भले ही आपको कहीं पूछेंगे नहीं, बट ये लिख के रखो, ये फॉर द बेनिफिट ऑफ बायर है, ये बायर को प्रोटेक्ट कर रही थी। इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी प्रोटेक्ट्स द बायर, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर जो है ये प्रोटेक्ट्स द सेलर। ये सेलर को बचा रही है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो सेलर को बचा रही है। बल्ब का एग्जांपल भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, बल्ब हो गया, पिंक कलर की स्लीवलेस शर्ट हो गई, तो ऐसे सब चीजें, फूल पत्ती वाली शर्ट हो गई, हाँ गोवा वाली पहनते हैं कुछ लोग, तो सब लोग नहीं पहनते, कुछ लोग पहनते हैं। ठीक है, सबकी पर्सनल चॉइस है। फिर अब इसके एक्सेप्शंस, अब एक्सेप्शंस है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगेन सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये बायर को प्रोटेक्ट करता है। उसी को दूसरे शब्दों में सेलर इज लाइबल आइदर टू टेक बैक द गुड्स, या तो वापस लेने के लिए, और टू कॉम्पेंसेट पे डैमेजेस। ठीक है, अब ये कुछ नए नहीं है, एक्चुअली हम जो ऊपर पढ़ रहे थे ये एक्सेप्शंस ही थे, ये जो भी हमने पढ़ा ना ये एक्सेप्शंस ही हैं, तो यही एक्सेप्शंस हमको पढ़ना है। इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल बाय सैंपल डिस्क्रिप्शन, तो ये एक्चुअली एक्सेप्शन है जहाँ सेलर लायबल है, तो ये नया नहीं है, ये रिपीट होगा अभी। तो ये जो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज है यही एक्सेप्शंस में कवर होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बायर बिवेयर के। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बायर बिवेयर इज द रूल, जनरल रूल, जो बोलता है कि बायर ने सावधान रहना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शंस में हम बोलेंगे सेलर जिम्मेदार है। इसीलिए आप देखो सब रिपीट होंगे, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, गुड्स डिस्क्रिप्शन, मर्चेंटेबल क्वालिटी, दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं भी लिखे तो चलता है, दोनों 16(2) में आते हैं। सेल बाय सैंपल, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये सब वैसे के वैसे फिर से रिपीट होते हैं, क्योंकि इन केसेस में सेलर इज लायबल, ये प्रोटेक्ट करता है बायर को। सो इट इज नथिंग बट द इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज ओनली। तो जो हमने ऊपर पढ़ा इम्प्लाइड कंडीशन वो सेम टू सेम यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही है। तो देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, यहाँ अप्लाई नहीं होता। कब? वो ये पहला केस, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज,
वही जब हमने बताया था, when the buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies on seller's skills or judgment, and the goods are of description which it is in the course of seller's business to supply, whether he is a manufacturer or not. There is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose. यहाँ पे एक और एक्चुअल केस हुआ था प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का। इसमें एक व्यक्ति होता है जो दुकान जाके एक वाटर बॉटल खरीद के लाता है। वाटर बॉटल यानी पीने का पानी वाली नहीं, हॉट वाटर बॉटल, वो जो लोग इसके लिए यूज करते हैं मसाज वगैरह के लिए, दर्द हो रहा है, कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है दर्द हो रहा है, सब बैठे है लगा के, तो वो जो बॉटल होती है हॉट कॉम्प्रेस, तो वो बॉटल खरीदने जाता है। तो एक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ को बहुत तकलीफ होती है, दर्द वगैरह होते रहता है, तो वो बोलता है मैं अभी बॉटल लाता हूँ तो उसे सिकाई कर लेना। वो जाता है केमिस्ट की दुकान में, केमिस्ट को बोलता बॉटल लेने, वो नहीं, तो बॉटल कुछ अलग ही चसते हैं बच्चे, ठीक है। तो बॉटल लेके आता है वो, हॉट वाटर बॉटल, वो रबर की होती, देखे होंगे आपने, वो ब्लू पिंक ऐसे भलते भलते कलर की होती। सो हाँ, वो ऐसे धारी बनी होती है, रबर की होती है। तो तो वो खरीदने जाता है, केमिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट को बोलता है भैया वो बॉटल आती ना, वो गर्म पानी डालो ऐसे रखो सिकाई करो। तो बोले हाँ हाँ है, बोले तो ये लो, ये वाली बॉटल ले जाओ, बेस्ट है, बोले एक पर्टिकुलर बॉटल वो उसको बेच देता है। बॉटल लेके आता है और वाइफ को देता है, ले रख ले। वो उसको रखती है, गर्म पानी डालती है, यहाँ पे रखती है, ऐसे बैठी रहती है और बॉटल फूट जाती है भट्ट से। सो यहाँ पे अब वो बाई को इंजरी हो गई, यानी उसकी वाइफ को इंजरी हो गई। यहाँ पे अगेन ये वही है, फिटनेस एज टू क्वालिटी। वो पर्टिकुलर गुड्स इसने खरीदा कैसा था, इसने खरीदा था बता के, केमिस्ट की दुकान पे गया, ही मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, ही रिलाइज ऑन सेलर स्किल्स और जजमेंट, एंड इट इज द बिजनेस ऑफ द केमिस्ट। तीनों कंडीशन पूरी हुई। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड शुड हैव बीन फिट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। अगर वो फिट नहीं निकले और इसके ऊपर हमने भरोसा करके खरीदा था, तो हम इससे डैमेजेस क्लेम कर सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर ही सकते हैं, लेकिन डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन टूटी है। तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन में ये एक और पॉइंट है, सेम सेक्शन वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, जहां बल्ब वाला एग्जांपल दिया था, तो वहां भी आप ये वाला एग्जांपल यूज कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कब नहीं लगेगा? जब हमने पेटेंट का नाम बता के या ब्रांड का नाम बता के चीज खरीदा। समझो यहाँ पे वो व्यक्ति अगर जाके बोलता भैया सिप्ला कंपनी की मुझे हॉट वाटर बॉटल दे दो, अब उसको एक सिप्ला कंपनी की हॉट वाटर बॉटल दे देते, यहाँ पे सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ही इज नॉट, बायर इज नॉट रिलाइंग ऑन सेलर स्किल्स और जजमेंट, ही इज रिलाइंग ऑन अ पेटेंट नेम और अ ब्रांड नेम, जैसा हमने सुजीत का मिक्सर ग्राइंडर पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैन्युफैक्चरर की रहेगी। तो हम केमिस्ट से क्लेम भी करेंगे तो केमिस्ट अल्टीमेटली वहां क्लेम कर लेगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वैसे देखा जाए तो। सो अगर यहाँ सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं भी है तो भी हम अल्टीमेट कंपनी से क्लेम कर ही सकते हैं, मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स है, अगर पेटेंट नेम से भी खरीदा है आपने तो भी आप कंपनी से क्लेम कर सकोगे। तो वही दिया है, इन प्रीस्ट वर्सेस लास्ट, P purchased a hot water bottle from chemist. The chemist informed him that the bottle was specially meant for holding hot water. At the time of use, the bottle burst as soon as the hot water was poured into it and injured P's wife. Chemist was held liable to pay damages to P. However, this rule will not apply, नहीं लगेगा, when the goods are sold under a patent or a brand name. तो अगर वो जाके कोई कंपनी का नाम बताता कि मुझे सिप्ला कंपनी की या फाइजर कंपनी की बॉटल दो, तो फिर वहां पे दुकानदार जिम्मेदार नहीं होता है। तो ऐसा है। ये सब बाहर के केस है, बाहर ऐसा बताना अलाउड ही नहीं होता। बाहर सिर्फ हम बोलते हैं हमको ये चीज चाहिए और हम ब्रांड नेम नहीं बताते। वो अपने यहाँ ब्रांड नेम से चलती हैं चीजें, क्रोसिन देना। तो बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर वो जाएगा तो पैरासीटामॉल मांगेगा। बाहर के कानून इतने सख्त है कि वहाँ पे अलाउड नहीं है डॉक्टर्स को कि दवाई का नाम लिखें, तो सिर्फ सिम्टम्स लिखते हैं और उसमें कौन सी दवाई चलेगी, कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो लिखा होता है सिर्फ। बाकी केमिस्ट जिम्मेदार होता है प्रॉपर दवाई देने के लिए। बाहर के कानून ऐसे हैं, क्योंकि इससे नहीं तो फिर बहुत सारा करप्शन बढ़ता है। करप्शन तो नहीं बोलते, इससे कमीशन खोरी बढ़ती है।
क्या होता है, डॉक्टर्स को अगर कंपनी का नाम लिखना अलाउ कर दिया तो डॉक्टर्स कंपनी से पैसा लेते हैं और वो कंपनी का नाम लिखते हैं। अपने यहाँ अलाउड है, इसीलिए अपने यहाँ ये चलता है और पता है लोगों को, फिर भी चलता है। तो अपने यहाँ जो डॉक्टर हैं नाम लिख के देते हैं कि पैरासीटामॉल नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे डोलो लेके आओ, डोलो खाओ, डोलो या क्रोसिन ऐसा लिखेंगे वो लोग। सो सेट्रिजिन भी है तो वो नाम नहीं लिखेंगे कि आपको कौन सी पर्टिकुलर दवा, यानी प्रॉपर ब्रांड नेम लिखेंगे वो लोग। वो इसीलिए ऐसा करते हैं कि जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, बीकोसुल खाओ बोलेंगे। बीकोसुल यानी वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो जेनेरिक नेम यूज़ नहीं करते, बट बाहर जेनेरिक नेम यूज़ करना ज़रूरी है, और उन लोगों को ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड नेम यूज़ करना अलाउड नहीं होता बाहर के डॉक्टर्स को। अपने यहाँ बहुत ज़्यादा अलाउड है, इसीलिए चेंज करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होना ज़रूरी है। इसीलिए आपको दिखता है कि डॉक्टर के केबिन में जाओ, सब दवाई की चीज़ों के, दवाई की कंपनी के द्वारा दिया हुआ रहेगा वहाँ उनके यहाँ। देखे होंगे आपने कई बार, आप जाते हैं वो पेन रखने का है, उसमें कोई फाइजर कंपनी का नाम लिखा होगा, कैलेंडर लगा है सिप्ला का नाम होगा, जैसे हमारे यहाँ टैक्स पेन लगा है। सो सो ऐसा रहता है। लेकिन तो हर चीज़ दवा की कंपनी बहुत सारे टूर्स दे देते हैं। अब मनी देना अलाउड नहीं है अपने यहाँ, पहले पैसा दिया जाता था डायरेक्ट, बट फिर इसके ऊपर केस वेस हुए बहुत सारे, और फिर पैसा देना अब अलाउड नहीं है। बट अभी भी किसी अन्य प्रकार से उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। उनको बोलेंगे कि आप हमारी दवाई लिख के दो, अगर आपके पास से इतने सेल होते हैं आपके केमिस्ट शॉप से। वो केमिस्ट शॉप भी इनकी होती है डॉक्टर्स की। सो जनरली वो खुद ही रखते हैं, केमिस्ट का लाइसेंस ले लेते हैं और खुद चलाते हैं वो दुकान। सो अगर वहाँ से सेल होते हैं तो आपको थाईलैंड का ट्रिप दे देंगे 7 दिन का, ये सब भी दिया जाता है, एक्चुअल में दिया जाता है ये। तो अपने को पता नहीं, जिनके यहाँ डॉक्टर्स होंगे तो पता होगा उनको। तो जो डॉक्टर्स हैं उन लोग को ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। खैर चलो, अपन वापस आते हैं। सो ये प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का केस था, जिसमें केमिस्ट जिम्मेदार था, क्योंकि उसमें सिर्फ लिखा था हॉट वाटर, उसने सिर्फ मांगा था हॉट वाटर बॉटल दो, और केमिस्ट ने इन्फॉर्म किया था उसको ये वाली लेके जाओ। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन पूरी होती है तभी सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं तो रूल ऑफ बायर बिवेयर अप्लाई होता है, जो ऊपर हमने पढ़ा। फिर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, ये भी नया नहीं है। जब डिस्क्रिप्शन देके गुड्स खरीदें, सो अब मर्चेंटेबल क्वालिटी भी लिख दिया है यहाँ पे, एंड साथ में डिस्क्रिप्शन से मैच भी होना चाहिए। तो व्हेन द सेल ऑफ गुड्स इज बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स आर ऑफ मर्चेंटेबल दैट इज फिट फॉर पर्टिकुलर पर्पज। एंड वो भी पॉइंट लिख लो कि मस्ट करस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन। ये एक ही पॉइंट है, दो अलग अलग इंस्टीट्यूट ने दिया है, इसीलिए मैंने भी अलग अलग लिखा, नहीं तो एक ही पॉइंट है, दोनों सेम ही है। Where the goods are brought by description from a seller who deals in that description, there is an implied condition that goods shall be of merchantable quality. फिर the rule of caveat emptor is not applicable for latent defects, ये भी पता है आपको, छुपे हुए डिफेक्ट है तो फिर रूल ऑफ बायर बिवेयर नहीं लगता। बट अगर वो एग्जामिन करके खरीदेगा, दिस रूल शैल अप्लाई इफ डिफेक्ट्स वर डिस्कवरेबल, which should have but not been, which should have revealed, should, एक minute, but where the buyer has examined the goods, this rule shall apply if the defects were such which should have not been revealed by ordinary examination. हाँ बराबर है, यानी एग्जामिन करके भी लिया है बट उसके बाद भी ऐसे डिफेक्ट है जो एग्जामिनेशन पे नहीं पता लगेंगे, वही लेटेंट डिफेक्ट, तो ये रूल लगेगा। ठीक है, लेटेंट डिफेक्ट पे लगता है, ये डिटेल में पता ही है आपको। तो हॉर्न वाला एग्जांपल ध्यान रखो, इसमें मैंने आपको बताया था हॉर्न खरीद के लाए, मोटर हॉर्न्स, तो मोटर हॉर्न जैसे बजना चाहिए, अगर नहीं बज रहे तो कैंसिल कर सकता हूँ, तो वहाँ पे कैंसिल करने का राइट है। दूसरा रूल उसी में पढ़े थे, अगर मैं चेक करके खरीदता हूँ, उसने बजा के बताया पीप 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 पीप, फिर मैंने खरीद लिया, बाद में फिर मुझे लगता है ये तो गलत है, तो मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैंने चेक करके खरीदा। लेकिन अगर लेटेंट डिफेक्ट है तो इवन आफ्टर एग्जामिनेशन आई कैन कैंसिल इट। ठीक है, तो थोड़ा इंग्लिश में गड़बड़ हो गई, लेकिन रूल पता है आपको, 3 रूल्स निकलते हैं। अगर नॉर्मल केस है तो नॉर्मल केस में गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा रूल, अगर
हमने चेक करके खरीदा है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। तीसरा रूल, चेक किया है बट ऐसी गलती थी जो कि ढूंढ के नहीं मिलेगी, इट विल नॉट बी अपेरेंट फ्रॉम द रीजनेबल एग्जामिनेशन, देन स्टिल हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें फ्रिज का एग्जांपल बताया था मैंने, फ्रिज है बट वो ठंडा नहीं कर रहा, सो जब तक यूज नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे केस। अगला है, ये भी सिंपल है, सेल बाय सैंपल, वही है पढ़ा हुआ। जब गुड्स सैंपल देख के खरीदे जाते हैं, बल्क मस्ट करस्पॉन्ड विद द सैंपल एंड बायर मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग द गुड्स। जब सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन है तो अगेन इट शुड करस्पॉन्ड विद बोथ द सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर नहीं करस्पॉन्ड होंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज कैवेट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल। ये जितने भी केसेस हैं यहाँ कैवेट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल, इस सब केस में कैवेट एम्प्टर नहीं लगेगा, दैट मीन्स सेलर विल बी लाइबल। हम या तो गुड्स वापस कर पाएंगे या तो डैमेजेस ले पाएंगे, जितने भी केसेस हैं। फिर ट्रेड यूसेज, वही रेडीमेड गारमेंट्स, एग्जाम्पल ध्यान रखो। Implied condition of fitness may be annexed to a contract of sale by usage of trade। ठीक है, सेम सेक्शन है 16(3), ऊपर भी वही लिखा है, तो ये अलग है ही नहीं, एक्चुअली वही चीजें हैं। फिर ये दो नए हैं, when the seller is guilty of fraud, जब जानबूझकर झूठ बोला गया, या वेर ही एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट, ये भी फ्रॉड या एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझकर छुपाया गया डिफेक्ट को। सो जब सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, जैसे समझो मेरी एक फ्रेंड है पिंकी, वो एक दिन ऐसे ही ड्रेस खरीदने गई थी और जाके दुकान में देखती है, उसको एक ड्रेस पसंद आता है लेकिन उसके घर पे स्लीवलेस नहीं चलती है, स्लीवलेस, तो उसको काफ़ी गालियाँ पड़ती है घर पे, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो वो अगर ऐसे कपड़े लेके आएगी तो उसको गालियाँ पड़ेगी, क्या लेके आ गई फालतू। सो इसीलिए वो देखती है, पहले चेक करती है, उसके बाद देखती है अरे ये तो स्लीवलेस है, वो बोलती है भैया ये नहीं, दूसरा कुछ बताओ, बाकी पसंद है लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलता। अब उसको सेलर झूठ बोलता है, सेलर बोलता है कि अरे बहन जी लेके तो जाओ, उसमें कैसा है ना अंदर स्लीव्स है, आप उसको कटवा के ऐसा लगा लेना अलग से, ऐसे अलग से लग सकती है, अटैच हो जाएगी वो। अब वो झूठ बोलता है, ये लेके आ जाती है घर पे, जब देखती है तो उसमें कोई स्लीव्स रहती नहीं। ऐसे केस में ये फ्रॉड का केस है, यहाँ बायर बिवेयर का रूल नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ अगर सेलर ने कुछ नहीं बोला होता, वो जाके एक स्लीवलेस ड्रेस लेके आती, तो यहाँ पे वो कैंसिल नहीं कर सकती थी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सेलर को थोड़ी पता है कि स्लीवलेस ड्रेस चलता कि नहीं चलता। बट यहाँ पे थोड़ा केस चेंज हुआ, यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बताया इसमें स्लीव्स लगी हुई है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एंड फॉल्स स्टेटमेंट क्या होता है, फ्रॉड होता है, पढ़े थे हमने। So जब seller makes a false statement, false representation, and the buyer relies on that representation, again the doctrine of caveat emptor will not apply. In such case, the buyer will be entitled to the goods of that representation, या फिर she can cancel the contract. And अगला भी similar ही है, where the seller actively conceals a defect in goods so that the same could not be discovered on reasonable examination. The doctrine of caveat emptor will not apply. Such a contract will be voidable. जैसे मैं शर्ट खरीदने गया, अब वो शर्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट है, कहीं ऐसे धग्गा वगैरह निकला हुआ है, अब वो धग्गा निकला है तो वो डिफेक्ट मेरे को देख के पता लगना चाहिए, सेलर ने बिना बताए बेच दिया मुझे, तो यहाँ सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने सिलेक्ट करके लाया, तो मेरा काम था उसको चेक करना। होता है कभी कभी ऐसा कुछ निकला हुआ है, डिफेक्ट है छोटा सा, उसमें होल है छोटा सा, तो ये सब डिफेक्ट अगर है भी तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने चेक करके खरीदना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर उसने छुपाया होगा उसको, समझो उसने वो छोटा सा होल था उसमें रफू कर दिया उसने बारीक सा, वो देख के पता नहीं लग रहा, बाद में घर लाता हूँ मैं देखता हूँ अरे क्या है ये, निकाला मैंने तो पता लगा फटा हुआ था, ऐसे केस में मैं कैंसिल कर पाऊंगा, बिकॉज इट इज एक्टिव कंसीलमेंट। नहीं तो गणपति बप्पा वाले एग्जाम्पल याद होंगे आपको, तो सूंड टूटी हुई है, तो एक्टिव कंसीलमेंट इज फ्रॉड, यहाँ भी वही एक्टिव कंसीलमेंट होगा, अगर जानबूझकर डिफेक्ट को छुपाएगा तो ऐसे केस में कैवेट एम्प्टर नहीं लगेगा, सेलर will have to take back the goods, the contract will be voidable। ठीक है, so fraud ही है दोनों। तो ऐसा है, अब कोई डाउट्स है तो पूछ लो, रीडिंग करते जाओ, जितना रीड करोगे उतना अच्छा रहेगा, रीडिंग से आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी।
हाँ, कोई डाउट? नहीं तो आज मैं जल्दी छोड़ दूंगा आपको 4 मिनट। हाँ, मुझे जाना है आज एक्चुअली। मेरा एजी ऑफिस में सेमिनार है। एजी ऑफिस होता है, ऑडिटर जनरल होते हैं, ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरल, तो उनका सेमिनार है, उनको पढ़ाने जाता हूँ मैं। तो रेगुलर ही रहता है, अच्छा रहता है वैसे। थोड़ा पैसा कम देते हो, कम नहीं, ठीक देते हैं। 2 घंटे पढ़ाते हैं, 10,000 रुपये देते हैं एक बार का, हर बार का। जैसे आज मैं जाऊँगा 10,000 अंदर, कल भी है, परसों भी है, 3 दिन में सिर्फ 2-2 घंटे पढ़ाओ, 10,000 मिल जाते हैं। लेकिन कंपेरेटिवली कम ही कमाते हैं। हाँ, तो ठीक है, लेकिन जाना है मुझे वहाँ, इसीलिए आज जल्दी छोड़ता हूँ, 2-3 मिनट। चलो तो कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में आगे की चर्चा करेंगे।